हेलो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। और शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को लेना शुरू करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि टू फिल अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ एरिया 700 मीटर क्यूब। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि क्यूब नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर, हाँ, to fill a rectangular tank of area 700 मीटर स्क्वायर 140 मीटर क्यूब वाटर इज रिक्वायर्ड। अच्छा भाई, तो एक क्या है, टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है, मतलब कि एक तरह से आपके पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, और उसका जो एरिया है, यानी कि एक तरह से आपको ये जो कहा हुआ है, ये आपको बेस एरिया दे रहा है। ठीक है, ये आपको बेस एरिया गिवन है। और इसके अलावा एक चीज और दी हुई है, वो आपको दी हुई है वॉल्यूम। वॉल्यूम है कितनी, 140। ठीक है, बेस एरिया है 700। तो होगा क्या इसके अंदर, होगा क्या इसके अंदर कि अब मुझसे ये पूछ रहा है कि हाइट क्या होगी। ठीक है, आपसे कहा गया, क्वेश्चन को फिर से ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका जो एरिया है, जो उसका बेस का एरिया है, वो 700 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या होगा, बेस का एरिया मतलब क्या हो गया, जो बेस है इस तरह से, इसका एरिया कितना है, 700 मीटर स्क्वायर है। और जो टैंक है वो रेक्टेंगुलर है, कुछ ऐसा करके। ठीक है, और आपको ये हाइट निकालनी है। अगर अगर जो इसकी वॉल्यूम है वो 140 मीटर क्यूब आ जाए तो हमें इसका क्या करना है, इसका हमें हाइट है फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होती है, ठीक, हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम जो होती है वो होती है LBH। ठीक है, क्वेश्चन को यहीं से पकड़ लेंगे हम। जो वॉल्यूम होती है वो होती है LBH। अगर मैं LBH वॉल्यूम कह रहा हूं तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये L इंटू बी अलग से लिख के इंटू एच ले लो। ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्योंकि अगर ध्यान दो तो जो इसका ये जो बेस होगा, इसका जो ये बेस होगा, ये क्या है, ये लेंथ और ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो कहा जाए जो ये आपको बेस का एरिया यहाँ दिया हुआ है, ये एक्चुअली में लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है। सही बात है, ये आपको एक्चुअली में लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा, अगर ये L इंटू बी है हमारे पास, अगर ये L इंटू बी है हमारे पास, तो हमने कहा भाई यहाँ पर हमने 700 पुट कर दिया, आपको H फाइंड आउट करना था। और इधर ये 140 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ी आसानी से क्या हो सकता है, यहाँ पर हम H फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 140 अपॉन में 700, ये है हमारी हाइट। आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये आपको मिलने वाला है 1 अपॉन में 5। अच्छा, तो जो हाइट आ रही है बेटा वो आ रही है 1 अपॉन में 5, बट ध्यान रहे ये मीटर है, ये मीटर है। आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं, तो इसलिए जरा इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो आंसर है 20 सेंटीमीटर। तो आंसर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह इजी क्वेश्चन लेकर रखा हुआ है हमने। ठीक है, और इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मीटिंग है। ठीक है, इन अ मीटिंग 4/25%, 4/25 ऑफ मेंबर्स वर फीमेल। तो एक मीटिंग हुई, उसमें जितने मेंबर्स थे उनमें से 4/25 जो थे वो फीमेल्स थे। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स वाज दिस। तो फिर जो ये 4/24, यानी कि जो ये फीमेल का जो आपको रेशियो दिया हुआ है, ये टोटल का कितना परसेंट है, यानी कि जो 4 है वो 25 का कितना परसेंट है। तो भाई सीधी सी बात है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको दे देगा 16%। तो आपका आंसर है बी। ठीक है, अब इससे कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि वो 4 फीमेल हैं, ठीक है, या फिर वो 4 सेव हैं। ठीक है, कुछ भी सही, 4 का परसेंटेज फाइंड आउट करना है 25 में। ये 4 है वो 25 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉप ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया प्राइस बाय 10%। यानी कि उसका कोई सीपी रहा होगा, मान लो कि सीपी जो था वो 100 था। ठीक है, जब यहाँ पे सीपी लिख लो, जो सीपी था वो 100 था,
अब उसने जब उसको 10% रिड्यूस कर दिया, तो भाई ये जो एसपी हुआ वो 90 हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया सपोज कर लो। अच्छा, तो व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ एन आइटम विच वॉज प्रीवियसली सोल्ड फॉर 500 रुपीज। तो अगर ये चीज पहले 500 रुपए की बिक रही थी, तो अब कितने की बिकेगी? देखो भाई, ये इसका 5 टाइम्स है, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो चीज है वो 450 की बिक रही है। ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल। चलिए आगे। तो फिर अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेते हैं। अब ये क्वेश्चन फिर से आपका मेंसुरेशन से आ गया। क्वेश्चन कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 194 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको टीएस से दिया हुआ है क्यूबॉइड का, और साथ साथ लेंथ और ब्रेथ भी गिवन है, और वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अगर ऐसा है लेंथ ब्रेथ गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो भाई देखो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड जो चीजें होती हैं वो एल बी एच होती है। ठीक है, एल बी एच होती है। उन्होंने मुझे लेंथ तो दे दी है, ब्रेथ दे दी है, बट हाइट नहीं दी हुई है, और इसीलिए पहले टीएसए दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम टीएसए की बात करें, तो बेटा क्या होता है टीएसए? टीएसए आप लोगों को सबको पता है, ये एल बी बी एच और एच एल होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 194 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, 194 इज इक्वल्स टू ट्वाइस। अब आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी थी, ठीक है, 6 और 8 तो 48, ये हो जाएगा आपका 6h, और यहां से हो जाएगा मेरे पास में 8h, क्योंकि मुझे हाइट नहीं पता। अच्छा, तो फिर यहां से क्या होता है, तो मैं ऐसा करता हूँ 194 के पास इस 2 को भेज देता हूँ, और इधर ये हो जाएगा मेरे पास में 48 प्लस यहां से जाएगा 14h। ठीक है, यहाँ तक की बातें। अच्छा, ये बेटा 4 लिखा हुआ है, आपने इसे कैंसिल आउट किया, ठीक है, ये आ गया आपके पास 97। तो 97 माइनस 48 इज इक्वल टू 14h, और यहां से आप क्या करोगे, यहां से जो हाइट है वो आराम से फाइंड आउट करी जा सकती है। तो फिर ये हो गया मेरे पास में 9 और 4/14 इज इक्वल्स टू h। तो जो h की वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 7/2। ये हमारे पास हाइट की वैल्यू मिल जाती है 7/2। अब उसने पूछा था हमसे कि वॉल्यूम क्या होगी। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगी, तो भाई एल बी और एच, तो उसका मतलब हुआ 8, 6 एंड 7/2। ठीक है, आसान चल रहा है, तो हमने यहाँ पे 4 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में 24 इंटू 7, तो 22 और 168। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आसान था काफी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आ गया ट्रेपीजियम से। ट्रेपीजियम की बात अगर हम करने वाले हैं, तो यहाँ जो क्वेश्चन आता है, जो ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, मतलब कि 99% ऑफ टाइम जो क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं ट्रेपीजियम को लेकर, वो बनते हैं एरिया के लिए। तो जब भी ऐसा हो, जैसे ही ट्रेपीजियम आपको दिखाई पड़ रहा है आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर, आपके दिमाग में ये बात पहली बार में ही आ जानी चाहिए, दैट इट्स एरिया इज हाफ इनटू में, यहां पर आता है सम ऑफ पैरेलल साइड। फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कि हमारे पास ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब क्या होता है, हम इस साइड की लेंथ को ए ले लेते हैं, और इस साइड की लेंथ को बी ले लेते हैं, और ये लाइंस जो है ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, साथ साथ यहां पर जो है ये होती है हाइट, या फिर जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर यही देखा जाए, अगर इसी को बात को ध्यान रखा जाए, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जो एरिया होता है वो होगा हाफ इंटू में हाइट इंटू में सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी। अब जरा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब जरा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरिया है वो 105 है, तो भाई लोग लिख दिया, आगे आ जाए, और जो हाइट है वो 7 है, तो वो भी यहाँ पुट कर देते हैं, हाफ इंटू में 7। आगे जो कह रहा है वही थोड़ी सी डिफरेंट बात उसने बोल दी है। ठीक है, क्या कह रहा है, वन ऑफ द पैरेलल साइड, इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। अच्छा, तो जो ये लॉन्गर साइड है वो इस शॉर्टर साइड से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं शॉर्टर को एक्स सपोज कर लेता, अगर मैं शॉर्टर को एक्स सपोज कर, तो लॉन्गर वाली जो होती वो से 6 सेंटीमीटर ज्यादा होती। कहने का मतलब हुआ 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसे यहां पुट करो,
तो भाई ए को मैंने x सपोज कर रखा है और ये x प्लस 6। ठीक है, अब देखो आप इसके अंदर, तो इसमें जस्ट आपके पास क्या अननोन है, इसमें जस्ट एक x अननोन है जो कि बहुत आराम से मिल जाए। तो इसको अब आगे जाके हम लोग सब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 105 इज इक्वल्स टू, क्या बन जाना चाहिए यहाँ से, देखो यहाँ से आप क्या करो, हाफ को ऐसे रहने दो, 7 को भी ऐसे ही रहने दो, और ये आपका हो गया 2x प्लस, ये आ गया यहाँ से 6। ठीक है, इतना चला सकते हैं आराम से इसको। अब मैं ये कहता हूँ कि यार इसको थोड़ा सा ना ऐसे लिख लो, हाफ को रहने दो, 7 को रहने दो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये x प्लस 3 बन जाएगा, और ऐसा करके 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा 105 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 21। ठीक है, कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा कि भाई ऐसा करो, अब इसको इधर भेज के माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बन जाना चाहिए कि ये हो जाएगा 84 अपॉन में 7, ये आपको दे देगा x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से आ रही है 12। तो ये 12 क्या है, ये है x की वैल्यू। ये हमसे पूछ रहा है कि लॉन्गर क्या होगी, तो लॉन्गर थी x प्लस 6, लॉन्गर थी x प्लस 6, तो x निकाल दिया 12, और ये आपने 6 इसमें ऐड किया, तो ये हो गया 18। तो लॉन्गर की साइड है वो है 18 सेंटीमीटर की, शॉर्टर वाली हमें 12 मिल चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू है। क्वेश्चन में इस बात को ध्यान रख कीजिए कि आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, ट्रू कहा है, नॉट ट्रू कहा है, क्योंकि ये पढ़ने में ही गलत हो जाए तो फिर क्वेश्चन खराब हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है पहले में कि वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, तो वन है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। पहली बात तो ये है कि होती क्या है, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, सपोज आपके पास एक नंबर है x। ठीक है, अब मैं इस x को, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि यही वापस मिल जाए। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि यही वापस मिल जाए, तो सीधी सी बात है भाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वापस आएगा ये, अदरवाइज बदल जाएगा। तो यहाँ पर 1 क्या है, 1 होती है हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, ये हमारा ट्रू हो गया, तो ये अपना आंसर नहीं है। अच्छा, बी पर आते हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अच्छा, अब ये बात आती है कि ये कॉम्यूटेटिव क्या होता है। एक छोटी सी बात ध्यान रखो, जब कॉम्यूटेटिव कहते हैं और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं a माइनस बी कर दूं, और अगर मैं b माइनस ए कर दूं, अगर मैं b माइनस ए कर दूं, यानी कि एक बार आपको a माइनस बी लेना है, अगली बार उसको इन्वर्ट करके b माइनस ए लेना है, तो क्या ये सेम आएंगे? ये सेम कभी भी नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने कहा कि भाई 5 माइनस 3 निकाल लो, तो मैंने कहा 3 माइनस 5 निकाल लो, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर -2 आएगा, दैट इज अनइक्वल। तो जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। देखो एक एग्जांपल देता हूं, मान लो यही बात अगर हम एडिशन में कर रहे होते, ठीक है, समझना इस बात, अगर यही बात हम एडिशन में कर रहे होते, तो मैं कहता कि भाई अगर मैं 3 प्लस 5 कर लूं या 5 प्लस 3 कर लूं, ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, तो ये कॉम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन ले लो, अगर मैं 3 इंटू 5 कर लूं या 5 इंटू 3 कर लूं, दोनों को आंसर 15 ही आएगा, 15 भी कॉम्यूटेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एडिशन, ठीक है, और जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, ये दोनों कॉम्यूटेटिव होते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो आपका सब्ट्रैक्शन है और जो आपका डिवीजन है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते। ठीक है, तो ये बात भी सही लिखी है, ये भी अपना आंसर नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लीकेटिव एसोसिएटिव, अब ये एसोसिएटिव क्या होता है, तो अब इसमें क्या कर देंगे, एसोसिएटिव में क्या कर देंगे, मान लो कि ऐसा कहा हमने कि भाई 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, बट कहना ये कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, या फिर 3 इंटू 5 इंटू 2, बट इस बार पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या रिजल्ट डिफरेंट आएगा? नहीं, रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। तो रह गया कौन, डी। तो इसने कहा डी इज कॉम्यूटेटिव, और हमने पहले ही यहाँ पे कह दिया कि जो डिवीजन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो यही जो है ये है आपका
हमारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर जो बात आ रही है क्वेश्चन के अंदर, ये हमसे एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, ये हमसे एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, और नंबर्स ना देकर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्स वाई और जेड की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और ये एचसीएफ की बात कर रहे हैं। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जब हम एचसीएफ कहते हैं तो एच का जो मतलब होता है वो होता है हाईएस्ट। ठीक है, एच का जो मतलब होता है वो होता है हाईएस्ट। आप एक छोटी सी बात ध्यान रखो मेरी तरफ से, ठीक है, कि एच का मतलब हाईएस्ट है। आप इसका उल्टा सोचो तो क्या होगा, लोएस्ट। ध्यान रखना जरा ये बात, ठीक है, छोटी सी ट्रिक है मेरे लिए, ठीक है, जो कि मैं अपने स्टूडेंट को समझाता हूं। क्या कहा मैंने कि हम इसे क्या करें, एचसीएफ में एच का मतलब है हाईएस्ट, तब उसका उल्टा ध्यान रखो, लोएस्ट। लोएस्ट क्या, आपको यहां पर जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, एक्स वाई और जेड में जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं उनकी लोएस्ट पावर उठा लो। फिर से सुन लो, एक्स वाई जेड में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं उनकी लोएस्ट पावर उठा लो। ठीक है, अच्छा, टू सब में तो हमने एक टू ले लिया, लेकिन इसकी लोएस्ट पावर है वो है जस्ट टू। फिर हमने देखा सब में थ्री था, तो हमने थ्री लिया, और थ्री की जो लोएस्ट पावर आ रही है वो आ रही है, वो भी टू है। फिर हमने देखा सब में फाइव भी है, तो हमने फाइव भी लिया, और इसकी जो लोएस्ट पावर आ रही है वो भी आ रही है टू। ठीक है, और एक लास्ट रह गया सेवन, और सेवन की जो लोएस्ट पावर है वो आ रही है थ्री। तो ये जो है इसका एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखा तो आंसर ऐसे लिखा हुआ नहीं है, उन्होंने सेवन को अलग छोड़ रखा है, तो हम सेवन को अलग छोड़ देंगे ऐसे करके। कैसे छोड़ेंगे, देखो जरा यहाँ पर, ये हमारा बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 900। ठीक है, या फिर कहा जाए जैसे इसने लिख के दिया है, ये बन जाएगा 30 का स्क्वायर इंटू में 7 का क्यूब। ठीक है, 30 का स्क्वायर इंटू में 7 का क्यूब, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इतनी सी ही बात है, नॉर्मल चीज थी। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, फिर सुन लो, अगर एचसीएफ निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना है तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लोएस्ट पावर देखनी है। अगर एचसीएफ निकालना है तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लोएस्ट पावर देखनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 5 है, दूसरी साइड 10 है। एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 5 है, दूसरी साइड 10 है, तीसरी का नहीं पता। ठीक है, और लेकिन हमें एक चीज और दे रखी है, इट्स पेरीमीटर इज पी। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है वो हमें पी गिवन है। अच्छा, तो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्या क्या हो सकती है, सबसे कम और सबसे बड़ी वैल्यू पी की क्या हो सकती है। अब यहाँ पे आता क्या है, थर्ड साइड तो हमें देनी है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक फैक्ट लेते हैं कि कोई भी ट्राइंगल हो, मान लो आपने ये ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमारे पास तीन साइड है, ए बी और सी। तो ये ट्राइंगल एक रूल फॉलो करता है हमेशा कि मैं इसके कोई भी दो साइड ले लूं तो उनकी साइड का सम थर्ड से बड़ा आएगा। ठीक है, मैं चाहूं तो यहाँ पे ए प्लस सी कर सकता हूं तो बी से बड़ा आएगा, और मैं चाहूं तो यहाँ पर बी प्लस सी कर दूं तो वो ए से बड़ा आएगा। एक बात तो हम ये वाली अप्लाई करने वाले हैं, और अगर इसी को अप्लाई कर दिया जाए तो मैं बोलूंगा कि भाई जो थर्ड साइड है, जो थर्ड साइड है उसके लिए ये चीज, मान लो कि थर्ड साइड आपकी एक्स है, ये फॉलो होना चाहिए, ये फॉलो होना चाहिए, क्योंकि दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड से हमेशा बड़ा आता है। तो इसका मतलब एक्स जो है वो 15 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक्स जो 15 छोटा होना चाहिए। तो जस्ट अगर इसकी बात की जाए तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा यहां से वो कितना होना चाहिए भाई, 16 हो सकता है। देखो होता, हो सकता तो शायद, एक मिनट, छोटी सी गलती बोल दी मैंने, यहां पर ये चीज जो है वो 14 हो सकता है। ठीक है, अब मैंने इसमें डेसिमल क्यों नहीं लिया, बिकॉज देखो यहां पर लिखा होना चाहिए वेयर पी इज एन इंटीजर, तो आप सिर्फ इंटीजर ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डेसिमल में नहीं जाएंगे, तो 14 15 जस्ट छोटा आ गया। तो अगर x जो है वो 14 होता, ठीक है, x जो है वो 14 होता, तो अपना आंसर क्या बन जाता, अपना आंसर बन जाता 29।
ठीक है, अपना आंसर क्या बन जाता, 29 बन जाता। तो मेरे पास जो पेरीमीटर है वो कितना आता, 29 आता। एक तो मेरे पास ये आंसर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया किसके लिए, ये हो गया पेरीमीटर की सबसे बड़ी वैल्यू के लिए। अभी छोटी की भी बात करनी है, ठीक है, अभी छोटी की भी बात करनी है, तो उसके लिए एक और बात सुनो। सेम चीज, ट्राइंगल यही है, ट्राइंगल यही है, लेकिन अब हम ये बोलेंगे कि इनमें अगर मैं कोई भी दो साइड ले लूं, मान लो मैंने एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, ठीक है, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो होगा ये कि ये स्मॉलर होगा थर्ड साइड से, ठीक है, ये क्या होगा, ये स्मॉलर होगा थर्ड साइड से। अब इसका भी देखो, तो यहाँ पर एक 5 है और एक 10 है, तो हमने कहा भाई 10 - 5 जो है वो सी से छोटा होना चाहिए। तो ये मैं बोल दूं कि भाई अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 और सी, यानी कि सी 5 से बड़ा होगा। अगर सी 5 से बड़ा हुआ तो कितना होगा भाई, सी फिर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 6, जैसे यहाँ पर हो गया था। एक्स जो है वो कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अच्छा, अगर ये 6 है, अब यहाँ पे 6 लिख दो, तो अब कितना बन रहा है, अभी बन रहा है 21। तो अब पेरीमीटर कितना बन रहा है, अब पेरीमीटर बन रहा है 21, ठीक है, इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो अपना पेयर क्या बन रहा है, अपना पेयर ये बन रहा है। पेरीमीटर जो है वो लीस्ट जो है वो 21 हो सकता है, और मोस्ट जो है वो 29 हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन का जो ये वाला पार्ट है, ये ही ध्यान रखने की बात है। क्वेश्चन कहीं भी घुमा सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं, बट ये बात तो ट्रू रहने वाली है कि दो साइड्स की लेंथ का सम हमेशा थर्ड से बड़ा होता है, और दो साइड्स की लेंथ का डिफरेंस हमेशा थर्ड से छोटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आ गया है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840। एक आर्टिकल था, उसका जो मार्क प्राइस था वो 840 था। अच्छा, हुआ क्या, शॉपकीपर ने उस पर 15% डिस्काउंट दे दिया, शॉपकीपर ने उस पर 15% डिस्काउंट दे दिया, लेकिन फिर भी उसे 19% प्रॉफिट हो रहा था। तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि शॉपकीपर ने वो चीज कितने में खरीदी थी। अच्छा, तो अभी जो मार्क प्राइस दिया गया वो था 840, ठीक है, वो था 840। अब ये जो 840 इसने कह दिया, इस पर जो डिस्काउंट है वो था 15%। तो पहले ये निकालना पड़ जाएगा, है ना, ये निकालना पड़ जाएगा। तो देखो मैं कहता हूं कि अगर 840 जो है वो 100% है, तो जो इसका 10% होगा, क्योंकि ये एक आसान तरीका बन जाता है, वो होगा 84, ठीक है, और जो इसका 5% होगा वो हो जाएगा 42, सीधी सी बात, ठीक है। तो 15% चाहिए था आपको, तो 15% कितना हो गया, इसे ऐड कर दो, तो वही 15% तो जो है वो इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। तो डिस्काउंट देने के बाद में जो आपकी ये चीज है वो कितने की बच गई, वो बच गई 840 माइनस 126, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 716, 714 ये, ठीक है, 40, 800 इतने की वो चीज उसने बेच दी। लेकिन अब हुआ क्या, जब वो इसको इतने में बेच रहा था, तब भी उसे 19% का प्रॉफिट हो रहा था। इतने में बेचने पर भी प्रॉफिट कमा रहा है 19% का। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये 714 है, ये जो है ये आपके मार्क प्राइस का 119% है। देखो, मार्क प्राइस को हमने ले लिया 100%, ठीक है, मार्क प्राइस को हमने ले लिया 100%, इसमें 19% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये 119%, तो ये 119% कितना है, ये 714 के इक्वल है, ठीक है। तो ये 119% ऑफ मार्क प्राइस ले लो या एक्स लिख लो, जो आपको सही लगता हो। तो 714 इज इक्वल टू 119% ऑफ मार्क प्राइस। अब यहां से आराम से आप ये चीज कर सकते हो, इंटू में 100 करके, ये कुछ 6 पे आना चाहिए, जी हाँ 6 पे आएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा 600। ये अपना आंसर बन जाएगा यहां से, ठीक है। अच्छा चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो, क्वेश्चन कहता है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, बना लेते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी और सी। करा क्या गया, इसकी जो साइड ए बी है वो प्रोड्यूस कर दी गई, तो भाई साइड ए बी प्रोड्यूस करी ई तक,
और साइड जो सी ए है, अच्छा इसको सी ए को यहाँ ऊपर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, सी ए को यहाँ ऊपर प्रोड्यूस करना पड़ेगा और इसको डी तक प्रोड्यूस कर दिया। मान लो कि यहाँ पे पॉइंट जो है वो डी है हमारा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हमारा डी है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कहता है कि जो एंगल बी ए डी है, यानी कि जो हमारा, एक मिनट जरा रुक जाइए, इससे किससे लिखते हैं, जो एंगल बी ए डी है वो हमारा 125 है, और जो हमारा ई बी सी है ये ये 100 डिग्रीज है। तो बताओ कि इनमें से कौन सी बात ट्रू है। अच्छा, जरा पहले इनकी ट्रू की बात बाद में करते हैं, पहले कुछ निकाल के यहाँ रख लेते हैं। देखो भाई, अगर ये 125 है तो जो इस तरफ वाला मेरा एंगल बन जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 को होना चाहिए, इसलिए ये बन जाएगा 55, ठीक है, और इधर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 80, ठीक है। तो मैं ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकता हूँ बड़े आराम से, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है ये। पहले स्टेटमेंट ये पूछ रहा है डिफरेंस ऑफ एंगल एबीसी, तो भाई मेरा जो एबीसी एंगल है, यानी कि डिफरेंस ऑफ एंगल एबीसी है 80, और एसीबी, अच्छा एसीबी निकालना पड़ेगा, तो ये मेरे पास कितना होना चाहिए भाई, देखो यहां से हमारे पास आ जाएगा 25 और 20, 55, बिल्कुल, ठीक है, हाँ अब सही है, 45 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एसीबी है वो है 45, तो यहाँ 45 ले लेते हैं। तो एबीसी 80 आ रहा है और ये 45 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 35। चलो तो यही सही हो गया, पहले ऑप्शन सही है तो, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस है नहीं और ये 20 आएगा नहीं, तो पहले वाला ये जो आंसर है हमारा वो ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की, जो कि कुछ मतलब इस तरह से हमें एक दिया हुआ था रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, और ये 88 है और ये 10। आपने क्या किया, इसको रोल करके सिलेंडर बना दिया, एस, आपने इसको रोल करके सिलेंडर बना दिया, तो भाई ये अभी भी 10 रहेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन होगा क्या, लेकिन होगा क्या, जो ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस ये 88 बन जाएगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि अब बताओ कैपेसिटी कितनी है, तो देखा जाए तो हाइट तो मिल गई, कल को अगर रेडियस और मिल जाए तो काम बन जाएगा। और रेडियस को लेने के लिए मैं क्या करूं, मैंने क्या कहा, जो ये 88 बन गया है, जो ये आपका 88 बन गया है, ये क्या बन गया है, ये बन गया है, ये क्या है, ये है सरकमफ्रेंस। अच्छा, तो मतलब ये 2 पाई आर हो गया, ये 2 पाई आर हो गया। तो मैं यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो भाई ये 88 अपॉन में 2 इंटू में 22 अपॉन इंटू में 7, ये आपका रेडियस बनेगा। आप इसे काट दो, यहाँ आ जाएगा 2, तो भाई रेडियस की जो वैल्यू है वो मिल जाती है 14। आपके पास में हाइट भी है, आपके पास में रेडियस भी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, आप आराम से फाइंड आउट कर लेना, इसका आंसर जो है वो आएगा 6.16। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको आंसर लीटर्स में निकालना है, ठीक है, इसका आंसर लीटर्स में निकालना है। तो एक छोटी सी बोल देता हूँ कि जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो चीजें वो सेंटीमीटर में ही दी हुई है, इसलिए मैं आपको सेंटीमीटर का ही रिलेशन दे रहा हूँ। तो जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ये 1 लीटर के इक्वल, ठीक है, डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 18 एंड 24 स्टूडेंट्स, ठीक है, किसमें, दो सेक्शन है स्कूल में, क्लास के, और उसमें 18 और 24 जो है बच्चे हैं। अब हमें करना क्या है, ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ लार्जेस्ट इक्वल साइज, कितने ग्रुप बन सकते हैं कि ऐसा हो कि जो साइज है, यानी कि हर ग्रुप में जो बच्चे हैं वो बराबर ही रहे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और हर ग्रुप में बराबर बच्चे ही होने चाहिए। तो हम करेंगे क्या, इसके लिए जो आपको ये 18 और जो ये 24 दिया हुआ है, हम इसका क्या कर देंगे, इसका हम HCF निकाल देंगे, ठीक है। तो फिर 18 और 24 का HCF कितना बन जाएगा बेटा, HCF इसका बन जाएगा 6, ठीक है। देख लो आप प्रॉपर्ली, आराम से मालूम पड़ा है, इसका HCF 6 बन जाएगा। तो फिर अगर ऐसा है तो कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, देखो भाई यहां पर देखा जाए तो 6 के 3 ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है, कितने 3 ग्रुप बन जाएंगे, और यहां अगर देखा जाए 6 के 4 ग्रुप बन जाएंगे, तो कुल मिला के यहाँ पर 7 ग्रुप्स बन सकते हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक पॉलीगन है, अपने को नहीं पता कितनी साइड्स हैं उसके अंदर, ठीक है, लेकिन उसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का जो रेशियो 1:4 है। आप कैसे ये फिगर हो, जब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो ये समझो कि ये इंटीरियर का पार्ट है और ये एक्सटीरियर का पार्ट है, ठीक है, दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, हमेशा 180 आएगा। तो उसने कहा रेशियो कितना है, 1:4, यानी कि ये हमारा x हो गया, ये हमारा 4x हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और 4x जो है वो 180 के बराबर है। तो यहां से हम x अगर निकालना चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आ जाएगा कितना, 36, ठीक है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो 36 का है, ठीक है। इंटीरियर मत निकालो, निकालो निकालो कोई बात नहीं, 144 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक्सटीरियर भी निकाल लिया, इंटीरियर भी निकाल लिया, मुझसे पूछा ये गया था कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पॉलीगन कैसा भी हो, चाहे आपको ट्राइंगल दिया हो, चाहे आपको स्क्वायर दिया हो, चाहे आपको हेक्सागन दिया हो, चाहे पेंटागन दे रखा हो, सब में जब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, चाहे कितनी भी साइड हो, जब भी हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो एक पॉलीगन में उसके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, चाहे कितने भी हो, हमेशा 360 ही होता है, ठीक है, हमेशा 360 ही होता है। अब अगर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितने का है, वो 36 का है, तो नंबर ऑफ एंगल्स निकालने के लिए आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 10 आ जाएगा, और जितने एंगल्स होंगे उतनी ही साइड्स बनेगी, ठीक है, जितने एंगल्स होंगे उतनी ही साइड्स यहाँ बन जाएंगी, ठीक है, बात ध्यान रहेगी। चलिए सही है, क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि चाहे पॉलीगन कैसा भी हो, कितनी भी साइड्स का हो, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा 360 डिग्री ही आएगा, ठीक है, उसका सम हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। तो हमने फिर उसको डिवाइड किया और आंसर निकाल दिया। लेकिन अब ये बात भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमेशा रेगुलर लिखा हो। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो उसके सारे एंगल भी बराबर होते हैं, तभी हम उसको 36 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे हैं, रिकास्टिंग कर रहे हैं। रिकास्ट का मतलब क्या है कि आपके पास में एक 3D वेसल थी, जैसे सिलेंडर था, यहाँ पे दे रखा है, सिलेंड्रिकल रॉड दे रखी है, आपने उसको मेल्ट किया और कुछ और बना दिया, आपने उसको मेल्ट किया और कुछ और बना दिया। अब इससे होता क्या है, अब इससे होता है क्या है, जब भी हम मेल्ट करके कोई नई चीज बनाते हैं तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होती है वो बराबर रहती है, जो वॉल्यूम होती है वो इक्वल रहती है, चाहे बाकी सारे पैरामीटर बदल जाएं, बट वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहेगी। तो इन्होंने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल रॉड थी, ठीक है, वो 16 टाइम्स ज्यादा कर दिया उसकी लेंथ को, ठीक है, पहले एक सिलिंड्रिकल रॉड थी, कितनी की भी रही होगी, उसको मेल्ट किया और अब उसको और ज्यादा लंबा कर दिया, कितना कर दिया, 16 टाइम्स बढ़ा दिया। मतलब कि ये हुआ कि अगर हम देखें कि अगर पहले हाइट h थी तो अब जो हाइट है वो 16h हो गई, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि रेडियस बदलेगा, ठीक है, रेडियस बदलेगा। तो अगर पहले r था तो अब क्या होगा, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको कैपिटल R मान लेता हूं, ठीक है। अब जो बात पहले बोली वो सुनो, हमने कहा था कि वॉल्यूम बराबर रहेगी, तो फर्स्ट वाले केस में अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम होगी पाई, ठीक है, रेडियस जो है हमने यहाँ पर, इधर एक काम करता हूं, मैं इस चीज को इधर ना लिखकर मैं इस चीज को इधर लिखता हूं, ठीक है, ये मेरा पहला वाला सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर और एच होगी, और जब भी नया वाला बन गया, ठीक है, ये नया वाला है हमारे पास, ठीक है, नया वाला बन गया, उसकी वॉल्यूम पाई और कैपिटल आर जो कि मैंने फाइंड आउट करना है, और 16h यहां पे लगा दिया स्क्वायर। बट बात ये थी कि वॉल्यूम बराबर है, तो भाई ये तो बराबर हो गए ना, ठीक है, और बराबर होते के साथ ही क्या हो जाएगा भाई, पाई और पाई कट जाएंगे, ये एच इस एच को खा जाएगा, ठीक है, ये एच इसे काट लेगा। तो फिर अब क्या बचेगा, इसने पूछा रेडियस ऑफ न्यू रॉड, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे ये कैपिटल आर स्क्वायर निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूं 16 को यहां भेज देता हूं, तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी, जो आर की वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी r बाय
4, जो नया रेडियस होगा वो पुराने रेडियस का 1/4 होने वाला है, यानी कि आर 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रॉड। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। चल आगे, अब क्या है, फिर से देख ले, एक स्क्वायर दिया है और एक सेमी सर्कल विद अ क्लोज्ड बेस। अच्छा, तो एक तो स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, और एक सेमी सर्कल है विद अ क्लोज्ड बेस, इस तरह से मैं दिया हुआ है, और दोनों को ही बनाने के लिए एक वायर यूज किया। इसके लिए भी उसकी लेंथ 144 ही दी हुई है और इसके लिए भी उसकी लेंथ 144 ही दी हुई है। तो अगर हम इसी का, अगर दोनों का एरिया का रेशियो निकाले तो कितना आएगा, इन दोनों के एरिया का रेशियो निकाले तो कितना है, ये सवाल है मेरे पास। अब देखो, पहली बात क्या है, जो स्क्वायर की 144 दे रखी है ये हमें, ये क्या है, ये इसका पेरीमीटर है, तो 4 इंटू साइड हो गया। तो यहां से अगर ए फाइंड आउट करो तो 36 आएगा, तो मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा भाई इसकी जो साइड है वो कितनी है, 36 है। ये इजी वाला पार्ट हो गया। लेकिन जब मैं यहां पर आता हूं, जब आपको सेमी सर्कल का पेरीमीटर दिया होगा, ध्यान रखना है, सेमी सर्कल जो पेरीमीटर होता है ना, उसमें दो चीजें होती हैं। देखो, दो चीजें क्या होती है, एक तो ये वाला पार्ट है मेरे पास, एक तो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ये होता है सेमी सर्कमफेरेंस, यानी कि पाई आर। सेकंड 2 पाई आर होती है, आपने उसको आधा करा यानी 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई आर रह गया। और साथ में होता है ये वाला पार्ट भी जो बेस है, और ये क्या है, ये एक्चुअली में डायमीटर है, डायमीटर यानी कि 2r। अच्छा, इसका मतलब ये होगा पेरीमीटर ऑफ ऑफ सेमी सर्कल, ये होगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। और अगर देखा जाए तो मैं r को बाहर निकाल के, कॉमन निकाल के, इसको 5+2 लिख सकता हूं। ये है मेरे पास पेरीमीटर, जो कि मुझे 144 दिया हुआ है, तो मैंने r को यहीं छोड़ा, और ये बेटा आपको गिवन है इस तरह से। तो मैं कहता हूं कि इसका एलसीएम अगर ले लोगे तो ये आपको मिल जाएगा 22+14/7। आप इसको शिफ्ट करके यहां से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, तो 144 इंटू में 7, आपने इसको ऐड किया, ये 36 आ गया। मैं कहता हूं कि इसे 26 काट देते हैं, ये कटेगा 4 टाइम्स, तो जो रेडियस है वो आ रहा है 28, रेडियस आ रहा है 28। अब उसने कहा था रेशियो ऑफ एरियाज, उसने कहा था रेशो ऑफ एरियाज। तो भाई रेशो ऑफ एरियाज निकालने के लिए ऐसा करते हैं, पहले हमें स्क्वायर चाहिए, तो जो स्क्वायर का एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, और हमें फिर सर्कल चाहिए, सेमी सर्कल है, तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। तो मैं कहता हूं कि जो ये वाला 2 है, इसको आप यहां ना लिख के डायरेक्टली ऊपर शिफ्ट करो। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ए था मेरे पास 36, स्क्वायर हो गया, इंटू में 2 लिखा हुआ था, बस अब क्वेश्चन जो है वो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। और रेडियस 28, ठीक है, कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको। तो फिर यहां से मेरे पास में ये 4 आ जाएगा, और इसे 2 कर देगा, और फिर ऐसा करते हैं कि पहले से उड़ा देते हैं यहाँ से 18, यहाँ 9 मिल जाएगा, यहाँ 14 मिल जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी मेरे पास में 18, 7, 9, 11। सो इन ऑल मेरे पास क्या क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है 9 × 9, और नीचे दिख रहा है 11 × 7। तो मेरा आंसर हो गया सी। ठीक है, आंसर हो गया 81/77। ठीक है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स करने हैं। हमने पिछली क्लास में भी काफी फैक्टराइज वाले क्वेश्चन करे थे, ठीक है, और अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कि कितना डिफरेंट है। ठीक है, देखते हैं कितना डिफरेंट है। क्वेश्चन कहता है कि 25x² है। देखो, क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, कि ये सबसे मेन पार्ट है, ठीक है, यहां लिखा है इसने 25, मैंने कहा कि भाई ये हो गया 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखो, ये 3 टर्म दिख रही हैं, इसका माइनस कॉमन निकालो, तो ये बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर ध्यान देना, ये बन जाएगा आपका प्लस में 7z का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ नेगेटिव आ गया। अब मैं इस 28 को ब्रेक कर रहा हूं, लेकिन
कैसे? 2 इंटू यहां से 2y ले लिया और यहां से 7z ले लिया। आप देखो यही चीज आ जाएगी 28yz। ठीक है, क्योंकि क्या है, जो ये पूरा पार्ट है ये एक्चुअली में आपको एक आइडेंटिटी प्रेजेंट करने वाला है। आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा वही पिछले क्लास में हमने उसके बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 7z, और दूसरा बन जाएगा 5x माइनस 2y प्लस 7z। तो आप ऑप्शन देख लीजिए क्या हो सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 7z और नेगेटिव पॉजिटिव। तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर भी क्या करा है, एक ट्रायंगल दिया है, तो बेटा हमने ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया है। अब डी जो है, नाम लिख लो जरा, ए बी और सी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। लो भाई, ये रहा डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। ठीक है, और जो यहां पर जो डीबी इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट ई। अच्छा, तो डीबी कहाँ है, डीबी यहाँ है, तो इसको हमने यहाँ प्रोड्यूस किया एक पॉइंट ई तक। और इसके बाद में क्या हुआ, जो ए बी था वो एडी के बराबर है, जो ए बी है वो एडी के इक्वल है, यानी कि ये और ये साइड बराबर है। ठीक है, और भी कुछ, हाँ और भी कुछ, ए बी ई 120 है। ठीक है, और बी सी ए, बी सी ए यानी कि ये वाला एंगल 25। तो आप बताओ कि एंगल सी ए डी कितना है, एंगल सी ए डी यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, अगर ये 120 है तो ऑब्वियसली जो ये वाला एंगल है, पेन चेंज करते हैं जरा, जो ये वाला एंगल है ये 60 हो जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, अब अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल भी 60 हो गया। ठीक है, अगर ये एंगल 60 हो गया मेरे पास, तो ये वाला एंगल जो है वो कितना आ गया, ये 120 आ गया, इधर लिख देता हूं, ये ऑलरेडी 25 है। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए इसको ऐड करके 180 में से माइनस कर दो, आंसर जाएगा बी। ठीक है, इजी था, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है, फिर से ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन आ गया मेरे पास, तो हमने एक ट्रायंगल फिर ले लिया, नाम ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। अच्छा, अब इसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, लो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी इक्वल टू ए सी लगा दिया हमने यहाँ पर। अब क्या हुआ, इन्होंने ए बी को प्रोड्यूस किया। ठीक है, टू अ पॉइंट सच दैट, हमने ए बी को प्रोड्यूस किया, ए बी टू अ पॉइंट सच दैट सी बी डी, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट डी है, तो ये जो एंगल है ये हमें इसने 150 डिग्रीज का दे दिया। तो ये कहता है कि बताओ एंगल बी ए सी कितना है। अच्छा, एंगल बी ए सी कितना है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये 30 आएगा, तो ये 30 हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये 120 जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे उठाइए क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, फिर एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ये लीजिए ए बी और सी। अब डी जो है वो बीसी पर है, चलो हमने डी यहां ले लिया, ये पॉइंट डी ले लेते हैं। और इसके बाद में जो एडी है वो बीसी परपेंडिकुलर है, तो ठीक है भाई, ये 90 ले लिया हमने यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एडी बीडी इक्वल टू डीसी है, तो बीडी और डीसी इक्वल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन्हीं पे ध्यान देना बस, ये हमसे कॉन्ग्रुएंसी करा रहा है, कॉन्ग्रुएंसी लिखनी कैसे है ये पूछ रहा है। तो जरा देखते हैं, पहले ट्रायंगल कौन सा लिया इसने, एबीडी और एसीडी। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल हैं, जरा इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक वीडी जो है वो डीसी के इक्वल है, मैं यहाँ पर एंगल देख रहा हूं तो इसका एंगल डी और इसका एंगल डी इक्वल है, और जो एडी है वो एडी के इक्वल है। ये बात तो सबको कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आ रही है जो क्वेश्चन में आंसर देना है वो देना है कि आपको कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखनी है, और क्राइटेरिया क्या है, आरएचएस है या एसएएस है। तो कॉन्ग्रुएंसी लिखने के लिए एक काम करते हैं, इधर हमने लिखा एंगल ट्राइंगल ए बी डी, और ये हमारा साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी।
अब देखो करना क्या है भाई, मैं ये कहता हूं कि हमारे पास यहाँ पर इस चीज में 1, 2 और 3, 3 प्लेस है मेरे पास, मैंने वही 3 प्लेस यहाँ बनानी है। ठीक है, अब देखो जो एंगल डी और एंगल डी, यानी कि यहाँ पे देखा जाए दोनों का जो डी है वो आपस में इक्वल है, यहाँ डी एंड में लिखा है, आप यहाँ पे भी डी एंड में लिखिए। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या होगा, जो बीडी है वो डीसी के इक्वल है, तो यहाँ बीडी लिखा है तो यहाँ पर ये सी आना चाहिए, तभी जो बीडी है वो डीसी के इक्वल आ जाएगा। अब बच कौन गया, बच गया ए। ठीक है, तो अब देखो एबीडी और एसीडी, एबीडी लिखे हुए हैं और एसीडी चाहिए, देखो एसीडी यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, दो ऑप्शन में लिखा है एसीडी। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आरएचएस कह रहा है और ये एसएस कह रहा है। क्या ध्यान रखना है, जब हम एसएस की बात करते हैं तो साइड ये होगी, साइड ये होगी, एंगल ये होगा। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, देखो साइड ये है, साइड ये है और एंगल ये है, बिल्कुल ये मैच कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो है वो एसएस वाला है, हमारा आंसर है थर्ड। ठीक है, क्योंकि आरएचएस में राइट एंगल होता है, हाइपोटेन्यूज होता है और एक थर्ड साइड होती है, और हमने हाइपोटेन्यूज यूज नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें हम क्या करने वाले हैं कि भाई क्वेश्चन कहता है कि जो रेशो है लेंथ और ब्रेथ का, किसकी, एक रेक्टेंगुलर फील्ड की, वो 10:3 है। करना ये है कि आपको इसके अराउंड फेंस लगानी पड़ी, और फेंस का जो खर्चा है वो सब मिलाकर 6,240 रुपए आता है, और 1 मीटर फेंस लगाने में 12 रुपए का खर्चा आता है। तो आप बताओ कि एरिया कितना है। तो देखो, अगर पूरी फेंस लगाने का जो खर्च है वो 6,240 है, और पर मीटर 12 रुपए खर्च होते हैं, तो मुझे कितना लंबा फेंसिंग करना पड़ा निकालने के लिए क्या करना है, डिवीजन करना है। तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा 520। इतना हमें जो लेंथ ऑफ फेंस था वो करना पड़ा। ठीक है, हम्म, तो 520 मीटर लंबी फेंस लगाई है। अब फेंस होता क्या है, फेंस होता क्या है, अब इस तरह से आपने रेक्टेंगुलर फील्ड को कवर कर दिया, तो फेंस एक्चुअली में पेरीमीटर होता है। अगर फेंस पेरीमीटर होता है तो इनको ये फिर 2l+b होना चाहिए, और अगर 2l+b है तो बेटा मैं कहता हूं कि जो लेंथ है वो 10x है, और जो ब्रेथ है वो 13x है, 3x सॉरी, 3x है। ये आपको दिया है 520, ये कहां से आया, तो किसने कहा था, ये हमें रेशो दिया हुआ है। तो भाई यहां से मैं कहता हूं कि क्या कर लो, 2 × 13x इज इक्वल टू 520, और यहां से x फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 520 अपॉन में 2 × 13, भाई ये इसे काट देगा बहुत प्यार से, 40, तो अपना आंसर आ गया 20। तो फिर लेंथ क्या थी, 10x थी, ब्रेथ क्या थी, ब्रेथ थी 3x। तो भाई ये हुआ मेरे पास 10 × 20, और ये हुआ 3 × 20, तो 200 लेंथ है और 60 ब्रेथ है। ठीक है, अब वो कह रहा है एरिया निकालो, तो ठीक है मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, 0, 0, 0, 12, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शोभन हैज 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, अच्छा उस पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और क्वेश्चन कहता है कि दोनों का एरिया हमें पता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 सेंटीमीटर है। अच्छा कुछ ऐसा हुआ कुछ, तो क्या देखते हैं कि भाई एक ट्राइंगल है ना, और जो इसका हमें एरिया दिया हुआ है वो दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 5 दिया हुआ है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 5 दिया हुआ है, और जो लेंथ ऑफ द साइड्स है वो होल नंबर्स में है, लेंथ ऑफ द साइड्स जो है वो होल नंबर्स में है। अगर ऐसा है तो ये बात सोची जाए कि भाई अगर यहाँ 5 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ऐसा है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ 3 हो सकता था। अगर मैं इसका एरिया निकालता तो 1/2 × 4 × 3 यानी कि 12/2, जो कि आपको 6 दे देता। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 और 4 ही हो सकता है बस, और कोई नहीं आ सकते। आप चाहो ट्राई मार के देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अगर आपको जो 6 दिया हुआ है वो क्या होगा, वो 2 × 3 होगा। ठीक है, और कोई इसके होल नंबर्स नहीं बन सकते अगर हम एरिया फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं।
ठीक है, बन सकता है 6 into 1 बन जाएगा, बट ये नहीं हो सकता बिकॉज ये तो 5 ऑलरेडी दे रखा है। अगर 5 ऑपरेटर नहीं हो सकता तो योर साइड 6 हो नहीं सकती। तो इसकी जो साइड्स हैं वो 2 और 3 के रेशियो में हो सकती हैं। अब हम इसको हाफ से जो डिवाइड करते हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर ये क्या बन जाएंगे हमारे पास में, ये एक 4 बन जाएगा और एक 3 बन जाएगा। तो ये है मेरा ट्रायंगल जो यहाँ पॉसिबल है। तो इस ट्रायंगल में क्या हुआ, इस ट्रायंगल में क्या हुआ कि भाई मेरे पास जो ट्रायंगल गिवन था राइट एंगल, उसके अंदर यहाँ पर जो है 3 है और ये 4 है और ये 5 है। अब क्या करा गया, उसने इसको ऐसे अरेंज किया कि जो हाइपोटेनस कोइंसाइड कर गए। ठीक है, यानी कि इस तरह से इसके ऊपर एक और ट्रायंगल बना दिया, ये कोइंसाइड कर गए। तो अब ये कह रहा है एंड द रिजल्टिंग फिगर इज अ रेक्टेंगल, देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो भाई ये 4 है ये 3 है, पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 + 4 यानी कि 14। ठीक है ना, तो मुझे लेंथ मिल गई थी कितनी, 4, और ब्रेड्थ कितनी मिल गई थी, 3।